Good morning, Surajians, Smartians. How's you all? I hope you all are fine. But in our previous classes, we have started the unit known as staffing. As such, हमने इसके बारे में एक in-depth discussion किया था. Today's our topic is what? Staffing process means what steps is to be taken by the organization to recruit, select, train the staff. Different steps needs to be performed for the staffing process, and these steps are as follows. Like estimating the manpower requirement, first recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, and at last a compensation is being given to an employee. You know what? आप इन पॉइंट्स को छोड़िए, मैं आपको एक वैसे ही एक एग्जांपल को पोर्ट्रे करके दिखाता हूँ. कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर आप वीडियो क्लासेस में ना एग्जांपल्स कम देते थे, लाइव क्लासेस में एग्जांपल बहुत सारे देते थे. लो छोड़ो जी छोड़ो, मैं बच्चे एक आपको ना आपके स्कूल के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ. बेसिकली पता है क्या होता है बेटा? इससे पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना. एक होता है वर्क लॉड, एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस. एक वर्क लॉड एनालिसिस होता है, एक वर्क फोर्स एनालिसिस होता है. ये ना हमेशा इक्वल रहना चाहिए. मतलब हमारे पास जितना वर्कलोड है उतनी ही वर्क फोर्स होनी चाहिए. जितना वर्कलोड है उतनी ही हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्क फोर्स. इट शुड बी सेम. फाइन. अगर वर्कलोड ऊपर है मींस वर्कलोड इज मोर देन द वर्क फोर्स, तब भी काम नहीं चलता. वर्कलोड कम है, वर्क फोर्स ऊपर है, तब भी काम नहीं चलता. हमें करना क्या होता है? जो एचआर मैनेजर होता है वो इस तरीके का एनालिसिस करता है कि इन दोनों को वो इक्वल लेते हुए चलते हैं. फाइन. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट अस से आपके ब्लॉक में बेटा रिस्पेक्टेड दिनेश सर कोऑर्डिनेटर है. फाइन. जैसा कि सेशन एंड था, मैं आपको अगर बात करूं फरवरी की, तो फरवरी के अंदर बेटा फरवरी मार्च एंड था, कोऑर्डिनेटर्स को ना एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है वर्कलोड एंड वर्क फोर्स की एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस में बेटा वो बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं. इट डजंट मैटर कॉमर्स साइंस आर्ट्स, नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं. मान के चलिए अब नंबर ऑफ सेक्शन हो गए लेट अस से 20 फॉर एग्जांपल. अब हर एक क्लास के अंदर एक पीरियड होता है 160. कितने हो गए? 160. वर्कलोड कितना है? 160 पीरियड का, क्योंकि 20 सेक्शंस हैं. ईच सेक्शन विल हैव 8 पीरियड. सो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए इस ब्लॉक में? 160. लेट अस से फॉर एग्जांपल अब हर एक टीचर को बेटा 6 पीरियड्स अलॉट होते हैं. फाइन. मान के चलिए लेट अस से टीचर्स अवेलेबल हैं 25. सो कितना हुआ ये? 150. 160 पीरियड्स में टीचर्स की ऑक्यूपेंसी चाहिए, 150 पीरियड्स के टीचर की ऑक्यूपेंसी है. तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है. क्या मैन पावर कम हुई? अब कोऑर्डिनेटर एस्टिमेट करेगा क्या मैन पावर कितनी चाहिए. मैन पावर कितनी चाहिए बेटा? 10 पीरियड के लिए चाहिए. सो ऑन एन एवरेज 2 टीचर्स की मोर रिक्वायरमेंट है. डिपेंड करता है सेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे कि वो कॉमर्स में शॉर्टेज पड़ रही है, साइंस में पड़ रही है, आर्ट्स में पड़ रही है. तो क्या ब्लॉक में दिनेश सर क्या 2 टीचर्स की वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे? वही बोलेंगे मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है. क्लियर? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. भाई इतनी हमारे पास है, इतनी हमको रिक्वायर्ड है. तो जो नहीं है वो हम क्या कर देंगे? ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर्स प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट कर देंगे कि भैया हमारे को इतने इतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है.
इन द सेम मैनर ज्योति मैम भी करेगी, वेद सर भी करेंगे, सभी कोऑर्डिनेटर्स करेंगे, नीचे की जूनियर टीम में नीरू मैम, ममता मैम, ये सब क्या एस्टिमेटिंग द मैन पावर करते होंगे। ये सब एक रिपोर्ट बना करके किसको देते होंगे? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर किसके साथ डिस्कस करते होंगे? रिस्पेक्टेड हरीश सर के साथ। हरीश सर एनालिसिस करके क्या एक न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं, वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। हाँ, उसके बाद क्या बेटा न्यूज़पेपर में आता है कि कमिंग संडे को वॉक इन इंटरव्यूज है। हाँ, वॉक इन इंटरव्यूज में बेटा नंबर ऑफ कैंडिडेट आते हैं। फाइन, क्या सबकी जॉब लग जाती है? नो। हरीश सर ना रेज्यूमर्स को लेकर के बैठते हैं, जो उन्हें वो पसंद आते हैं ना उन पे वो शॉर्टलिस्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शॉर्टलिस्ट। मान के चलिए पूरे स्कूल को कैंडिडेट चाहिए कितने? 20। कैंडिडेट्स आ गए कितने? 140। शॉर्टलिस्ट कितने करे? 40। कितने शॉर्टलिस्ट करे? 40। तो हरीश सर ने शॉर्टलिस्ट लिख दिया 40 कैंडिडेट्स को। अच्छा, 40 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, they all are not getting a job. वो जस्ट एक इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुए कि हाँ उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनकी इंटेलिजेंसी लेवल, उनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, हर चीज मैच कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी हमें जरूरत। फाइन, तो ये 40 कैंडिडेट्स क्या हुए? रिक्रूट हुए। अब हरीश सर उनको एक कमिंग डेट पे डेमो के लिए बुलाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि आप क्लासेस में देखते हैं टीचर्स डेमो देने आते हैं। तो वो डेमो के बाद 40 रिक्रूट हुए हैं, बट डेमो के अंदर सिलेक्ट कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 20। जो आप फाइनलाइज करते हैं उनको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं और हरीश सर उनको प्लेसमेंट दे देते हैं कि ओके फाइन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सूर्य ग्रुप ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एंड जिस दिन से उनकी ज्वाइनिंग होती है उनको बेटा ओरिएंटेशन दी जाती है। ओरिएंटेशन को आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, इट वाज जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग है एक तरीके की। क्या है ये? एक ट्रेनिंग जिसमें एक एम्प्लॉय को फर्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेट अस से बेटा जब मैंने अपनी फर्स्ट डे ज्वाइनिंग करी थी, अब फर्स्ट डे ज्वाइनिंग थी तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या कर, ऐसे जाते सीधा मैं क्लास में थोड़ी घुस जाऊंगा। मैं बेटा फर्स्ट डे जिस दिन ज्वाइन हुआ था, दिनेश सर, रेस्पेक्टेड दिनेश सर कोऑर्डिनेटर थे हमारे, उन्होंने मुझे ओरिएंटेशन किया। वो फर्स्ट डे मुझे पिक किया, उन्होंने मुझे स्कूल में उन्होंने ड्रॉप किया, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। भाई जाते ही आपको एक रजिस्टर में एंट्री करनी है, आपको अपनी अटेंडेंस देनी है, फिर आपको एक पंचिंग भी करनी है थ्रू टेक्नोलॉजी, फिर निकले तो ब्लॉक में भाई यहाँ से एंटर करना है, फिर प्रेयर का टाइमिंग हो जाता है, बच्चों को आपको लेकर के जाना इस तरीके की बेटा। फिर जब प्रेयर वगैरह से फ्री हुए तो मुझे बताया गया कि आपकी क्लासेस कहाँ पर होंगी। मेरी बात समझ रहे? क्लासेस भाई ये आपकी कॉमर्स सेक्शन 12 की है, ये आपका ये है, मुझे एक टाइम टेबल दिया गया। तो क्या हर एक एम्प्लॉय को बेटा ओरिएंटेशन की जरूरत होती है? Orientation is nothing, it's just an introduction being given to a employee relating to other employees, relating to an organization as well as the system of an organization. Orientation, जागरूकता, समझ में आया? फिर बेटा उस एक एम्प्लॉय को उसके स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन किया जाता है and slowly and gradually the passage of time में एम्प्लॉय क्या हो जाता है बेटा? डेवलप होता है। क्या हो जाता है? डेवलप। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है क्या होता है बेटा? ईयर के एंड पर अब देखिए ना, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, क्या सबका इंक्रीमेंट सेम होता है? नो। हरीश सर ने पॉलिसी बना रखी है कि मिनिमम इंक्रीमेंट 10% दिया जाएगा। 10% तो सबको दिया जाएगा। अब एक बात बताना, कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो क्या उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए? यस। सो अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस के बेसिस पर बेटा कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट ऑब्जर्व करती रहती है एम्प्लॉइज को, क्या क्या एक एम्प्लॉय सिर्फ एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट करता है या अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या स्कूल के बेनिफिट्स के लिए और भी बहुत सारे काम कर रहा है। In case an employee is giving his best efforts, then in that situation, my dear, an appraisal is being given to an employee even more than 10%. That appraisal will differentiate the employee from other. फिर मैं आपकी बात बोलूं तो ग्रोथ किसके बेसिस पे होती है? परफॉर्मेंस। एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है और एक ज्यादा, और ये ऑब्जर्व करने वाले कौन होते हैं बेटा? स्टाफिंग के थ्रू एचआर डिपार्टमेंट करता है, मैनेजमेंट के कहने पर।
और परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही प्रमोशन दी जाती है और उनकी फ्यूचर की कैरियर प्लानिंग की जाती है। क्लियर? फिर आता है बेटा कंपनसेशन। ले देखिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? अंजी कैश, नगद नारायण। सो माय डियर, कंपनसेशन देने का जो तरीका होता है वो दो होते हैं, एक डायरेक्टली दे दिया जाता है और एक इनडायरेक्टली। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब एक को हार्ड कैश में पेमेंट कर दी और एक एम्प्लॉय को खुश करने के लिए उसको अदर बेनिफिट्स दे दी, जैसे कि बेटा उनका मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, टीचर्स के बच्चों की फीस माफ कर दी, जैसे कि उनको वेकेशंस का दे दिया, पेड लीव्स दे दी। तो ये अदर बेनिफिट्स हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, मोबाइल अलाउंस दे दिया, ट्रैवल अलाउंस दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, रहने के लिए जगह दे दी। ये और बहुत सारे तरीके होते हैं किसको? एम्प्लॉयज को खुश करने, जिससे एम्प्लॉय क्या होता है? मोटिवेट। तो दीज आर कुल मिला के बेटा देखिए 8 पॉइंट है, आपकी बुक के अंदर भी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट। Recruitment is a positive process. Then selection, then placement and orientation, then training and development, then performance appraisal, and at the end, promotion and career planning is to be done. Then there should be a compensation being given to the employee, and compensation is being divided into two parts: directly and indirectly. Directly we have to pay the hard cash. Indirectly we have to pay what? Indirectly we have to pay what? Like vacations, like paid leaves, like child education fees, like rent-free accommodation, as the case may. So these are the amenities which is being provided as a compensation to the employee in against with the services being provided by the employee to the employer, just to boost up the employee that join the organization with full enthusiasm. Fine. I hope एक आप ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा बेटा। पहले वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कलोड मतलब हमारे पास कितना काम है, वर्कफोर्स मतलब कि उस काम को करने के लिए हमारे पास कितनी मैन पावर है। ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, हमें नए एम्प्लॉइज लेकर के आने। वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज्यादा है, फायर कर देंगे, एम्प्लॉइज को निकाल देंगे। So how can a decision is to be taken relating to the hire and fire? Basically, for that purpose, workload and workforce analysis is to be done in the organization. Fine, beta. I hope you will get the point. Fine. Bye bye. Safe at home. Stay at home. Miss you. Bye bye. Enough for today.